हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। निदा फाजली के इस शेर के साथ मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो वार्ता में। और अगर आप समझ गए होंगे तो मैं बात करने जा रहा हूं ममता बनर्जी की, क्योंकि ममता बनर्जी को लेकर के एक और शेर कहता चलूं। किरदार नए आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। भाजपा के आने की आहट है पश्चिम बंगाल में, लेकिन हड़कंप कहां मचा है? बांग्लादेश में। और ये जो मैंने शुरू में शेर कहा, अब जरा आप सोशल मीडिया में जो पुराने जो रम्बलिंग्स रहे हैं उनको जरा एक बार आप रिवाइज करके देखिए। अगर हम आज किसी के बारे में कहते हों कि ये एक विदेशी प्लांट है, इसके पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ है, विदेशी शक्तियां इन्हें फंड कर रही हैं, तो आप कहेंगे कि भाई इस तरह का अनर्गल प्रलाप करना नहीं चाहिए। कोई मुख्यमंत्री बन गया, जनता ने उसको वोट दे दिया, तो अब ये तमाम तरह के अटकलों का क्या फायदा है? और इस तरह से करके हम इस तरह के जितने भी आरोप होते हैं उसे किसी की कपोल कल्पना मान करके खारिज करते रहे हैं। लेकिन हम कहें कि तुम विदेशी शक्ति की प्लांट हो, तब तो मान सकते हैं कि हमारी कपोल कल्पना है। लेकिन अगर कोई बाहरी शक्ति ही उसके बारे में कहने लगे कि ये तो हमारा आदमी था, तब हम क्या करेंगे? तब हमें इस शेर को याद करना पड़ेगा कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। ममता बनर्जी जा रही है, भाजपा आ रही है, और इतनी सी आहट जहां अभी चुनाव के अंतिम परिणाम गणना के बाद घोषित होने शेष हैं, तब बांग्लादेश में हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप किस तरह का मचा हुआ है? बांग्लादेश का एक अखबार है प्रोथोम आलो, वहाँ का बांग्ला अखबार है, उसमें पश्चिम बंगाल ममता के हाथ से जो फिसलने जा रही है उसको लेकर के तमाम चिंताएं वहाँ के लेखों में हो रही हैं। उन चिंताओं का जो थीम है, जो सार है, निचोड़ है, ये है कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश और भारत के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता था, और अगर बीजेपी चली आती है तो फिर हमारा ये जो बफर स्टेट है वो खत्म हो जाएगा। आपको जानकारी होगा, ज्ञातव्य है कि भारत और चीन के बीच में नेपाल हमारा बफर स्टेट है। अगर हम कुछ हद तक बात करें तो चूंकि तो पाकिस्तान तो खुद ही हमारा एक दुश्मन देश है, लेकिन अगर किसी न किसी कारण से अगर अफगानिस्तान और भारत के बीच की कोई बात होती, तो हम के उदाहरण के लिए कह रहा हूं, तो हम पाकिस्तान को बफर स्टेट कह सकते हैं। पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग है, जैसे हम कश्मीर के विषय में कहते रहे हैं, जैसे हम किसी भी और राज्य के विषय में कहते रहे हों। उसको बांग्लादेश के अखबार, वहां के लेखक, वहां के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स बफर स्टेट कह रहे हैं। और तो और कोई एक हुसैन नामक वहां पार्लियामेंटेरियन है बांग्लादेश में, वो वहां के पार्लियामेंट में कह रहा है कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो फिर जो हमारे देश के लोग आसानी से आ जा रहे थे बांग्लादेश, वो बंद हो जाएगा। बड़ी चिंता जताया जा रहा था। यानी इसको हम अगर दूसरे अर्थ में कहें तो क्या मतलब है कि जब तक ममता बनर्जी वहां थी तब तक बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल जो भारत का अभिन्न अंग है, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच के बॉर्डर को एंटी भारत एक्टिविटीज के लिए पनाहगाह बनाया हुआ था। ठीक है ना? मैं इस बात को पिछले कई वर्षों से कह रहा हूं अलग अलग माध्यमों से। ठीक है, वो सही भी है, लेकिन आज जब बांग्लादेश के लोगों ने कहना शुरू कर दिया तब तो ये बात सामने आ गई। ये प्लांट कैसे किए जाते हैं लोग? देखिए, आप कोई काम करने जा रहे हैं, आपको धन की आवश्यकता है, और अगर कोई बहुत बड़ी शक्ति आपको धन मुहैया करा दे तो आप क्या करेंगे? उसके प्रति कृतज्ञ होंगे। कृतज्ञता के परिणाम स्वरूप उसके कोई ना कोई कार्य करेंगे। आपको एक बात का स्मरण दिला दूं, ममता बनर्जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो हिलारी क्लिंटन आई थी मिलने। उसने हिलारी क्लिंटन फाउंडेशन के तरफ से चुनाव लड़ने में और
तमाम तरह से मदद की थी। तो अमेरिका के लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए जो चाहे सो करा लें। इंदिरा गांधी के समय सोचिए, ठीक है रशिया से हमारी मित्रता है, लेकिन मित्रता एक दो देश के स्तर पे है ना, हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल देने के अर्थ में नहीं है ना। रशिया के जो केजीबी हुआ करती थी, उसने क्या किया था, उसने हमारे सांसदों को खरीद करके और हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल दिया करते थे। इंदिरा गांधी पर इतना अधिक दबाव था कि इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन करके सोशलिज्म शब्द को इनकॉर्पोरेट किया रशिया के कहने पर। अब ये सारी बातें सामने आ रही हैं। सत्ता के गलियारों में जो अंधेरे सत्ता के गलियारों के जो अंधेरी कोठरियां हुआ करती हैं, वहां किस किस तरह के षड्यंत्र पकते हैं, किस किस तरह की साजिशें वहां उबाल लेती हैं, इसकी खबर चाहे वो उबाल कितना भी गड़गड़ाहट के साथ हो रहा हो, बाहर आते आते दशकों लग जाते हैं। नेहरू ने जो खतरनाक खतरनाक षड्यंत्र किए अब धीरे धीरे करके हमारे सामने आ रहा है। गांधी एक विदेशी प्लांट था, इसको आज भी हम नहीं समझ पा रहे। आज भी लोगों गांधी कोई कहीं मैं किसी को कहते सुन रहा था कि जैसे कि मजबूरी का नाम गांधी नहीं है, मजबूती का नाम गांधी है। गांधी वाज ए प्लांट, नेहरू वाज ए प्लांट, और जो प्लांट नहीं है उसकी ऐसी तैसी कर दी जाएगी। शास्त्री ने नहीं सुना, ऐसी तैसी हो गई। बात के जिन जिन प्रधानमंत्रियों ने नहीं सुना उनको उठा के पटक दिया गया, या उनको षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया, मरवा दिया गया। वाजपेयी जी भी उन्हीं में से एक है। ऐसा नहीं है कि देखिए धन का तो प्रयोग होता है ना, आम जन कहीं ना कहीं धन के प्रभाव में आकर के अपने वोट का अदल बदल कर लेती है। आज ममता के विषय में हम जब कह रहे थे तो हमारे ऊपर कपोल कल्पना का एलिगेशन लग रहा था कि ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो एलिगेशन है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आज बांग्लादेश में क्यों हड़कंप मचा हुआ है? अगर भारत के आम चुनाव को लेकर के अगर कोई बात होती कि चलिए भाई हमारा जो बाइलेटरल रिलेशन है भारत के साथ, आने वाले समय में अगर ये सरकार आती है तो ऐसा होगा, वो सरकार आती है तो ऐसा होगा, तब तो बात समझ में आती है। क्योंकि ये तो होता है कि इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस की बात हुई। तुम्हारा क्या मतलब है भाई, वेस्ट बंगाल के स्टेट गवर्नमेंट से तुम्हारा क्या वास्ता है? हमारे अलग अलग स्टेट्स में तो, और तुम्हारी बाउंड्री सिर्फ बांग्लादेश से तो लगती नहीं है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के तमाम और राज्य हैं उनसे बाउंड्री लगती है, तुम्हारा वहां भी इंटरेस्ट होगा। लेकिन बांग्लादेश से इतना इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश एक साजिश के तहत, कॉन्स्पिरेसी के तहत धीरे धीरे करके कटने की प्रक्रिया में था। और यहाँ बंगाल के लोग जान रहे हैं, वहाँ के पत्रकार ने ही उन अखबारों को डिकोड किया है। मैं तो बांग्ला जानता नहीं हूँ, मैंने थंबनेल में उस प्रोथोमालो का एक थंबनेल लगाया है बांग्ला में लिखा हुआ, जिससे कि आप समझ सके कि मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो ममता जा रही है, बीजेपी आ रही है, जितने लंबी दूरी तक जो सीमा रेखा है, जहाँ पे फेंसिंग नहीं हुए हैं, जहाँ के फेंसिंग को लेकर के ममता हमेशा विरोध करती रही और बीएसएफ और भारत सरकार के साथ उसने एन तेन पराक्रम इसको टाले रखा हुआ था। अब फेंसिंग होगी, वहाँ के लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। आना जाना है तो वीज़ा लेकर के आओ ना, तरीके से आओ ना। ट्रेन चलती है, बसें चलती, सारी चीज़ें चलती हैं, तो उनको उन माध्यम से आओ ना, प्रॉपर, जिसे कहते हैं प्रॉपर चैनल से आओ। वीज़ा अगर तुमको लॉन्ग टर्म का चाहिए, शॉर्ट टर्म का चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, तो ये सारी प्रक्रियाएं अलग अलग दुनिया की सरकारों के बीच के समझौतों के तहत जो होता है उसके तहत आओ ना। अवैध तरीके से अंधेरे में छुप करके या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कनाइवेंस में मिल करके अगर तुम आ रहे हो तो तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है? भारत को डिस्टेबलाइज करना। और इसमें सहायता कौन कर रही है? ममता बनर्जी। यही कारण है कि ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। उसे मालूम है कि संभव है कि वो अपनी सीट भी हार जाए, तभी तो वहां पर पहुंच करके 4-4 घंटे वो कुर्सी पे बैठ करके और एक जिसको कहते हैं ना कि वो ड्रामा कर रही है। ड्रामा पोल के पहले नहीं चला तो अब आफ्टर पोल ड्रामा अब शुरू हो गया उसका। लेकिन सभी जान रहे हैं कि ममता बनर्जी इज गोइंग फॉर एवर। अब मैं जो दूसरे एक शेर, पहला तो निदा फाजली का कहा था और दूसरा कहा था कि नए किरदार आते जा रहे हैं और नाटक पुराना चल रहा है। कहने का मतलब है कि इसके पहले लेफ्ट के लोग थे, वो चाइना के इंटरेस्ट में,
बांग्लादेश को सह देते थे। ममता आई, उसने भी अमेरिका और चीन के सहायतार्थ बांग्लादेश को ही किया। उद्देश्य अंततः कहाँ आता है? अगर हमारा पड़ोसी, अगर हमारा दुश्मन, आप देखिए एक जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है कि हम अगर पड़ोस में रहते हैं तो ऐसे तो औपचारिक तरीके से हम सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं, लेकिन जरा दिल को टटोल करके, अपने नब्ज को पकड़ करके जरा आप सोचिएगा कि हमें अपने पड़ोसियों के परेशान होने पर, उनके ट्रबल में, क्या हम वाकई दुखी होते हैं? नहीं होते हैं। ये मानव मनोविज्ञान है, हम नहीं होते, क्योंकि अगर वो दुर्बल होगा, वो कष्ट में रहेगा, वो ट्रबल में होगा, वो परेशान होगा, तो उससे हम उसके सामने, हमारे मन में रहेगा चलो वो कहीं और फंसा हुआ है, हम अपने जिसे कहते हैं ना कि लेट मी फिश इन द ट्रबल्ड वाटर, इसके जिसे कहते हैं कि वो पानी को झंझोर दो और उसमें मछली मार लो। यही पूरे दुनिया का जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का जो बेसिक डॉक्ट्रिन है, यही है कि अगर हमारा पड़ोसी डिस्टेबलाइज रहेगा तो हमारा इंटरेस्ट सत्ता रहेगा, हमारा जो निहित स्वार्थ है उसकी पूर्ति होती रहेगी। और इसी में ममता बनर्जी बांग्लादेश की सहायता कर रही थी। यही कारण है कि आज प्रोथोम आलो और वहाँ के सांसद और तमाम लेख और लोगों के अंदर एक हड़कंप मचा हुआ है। हमारे यहाँ एक राज्य में चुनाव होता है, वहां की राज्य सरकार की सत्ता बदलने वाली है और अभी चुनाव के परिणाम आए भी नहीं हैं, और तुम जो हो अभी से हड़कंप में चले गए। और तुम्हारा हड़कंप में जाना तो एक छोटी सी बात है, तुम्हारे अंदर दहशत होना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने जो मिनी बांग्लादेश, मिनी पाकिस्तान के नाम से अलग अलग जगहों पर जो खड़ा करके रखे हैं, जहां हिंदुओं का दिन के उजाले में जाना भी खतरे से खाली नहीं, हमारी महिलाओं का जिस प्रकार से वहां पर उत्पीड़न और जिस तरह से उनके साथ अमानवीय कुकृत्य किए गए, वे सभी सिर्फ इसलिए होते रहे क्योंकि मुस्लिम आबादी बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है। और आबादी बढ़ रही है, वो तो एक प्रश्न खतरनाक है ही है, आबादी के साथ साथ उनकी जो कुत्सित कुरानी मानसिकता है वो भी बढ़ रही है, इस्लामी मानसिकता है वो भी बढ़ रही है। और ऐसे में अगर हम आज एक परिवर्तन की, मैंने बताया ना कि मैं बीजेपी को कोई ऐसा नहीं कि भाई ये जिसे कहते हैं, कहावत है ना कि हमाम में सभी नंगे, बीजेपी भी नंगी है हमाम में, लेकिन दुनिया वालों की नजर में आरएसएस हिंदूवादी संगठन नहीं है, बीजेपी हिंदूवादी संगठन नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहों में बीजेपी हिंदूवादी है। पूरे संसार में आरएसएस को हिंदू संगठन माना जाता है। एक अलग विषय है, मैं अलग अलग समयों पे बता चुका हूं कि कैसे आरएसएस जो है हिंदू संगठन नहीं है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया मानती है। दुनिया के मानने का फायदा हमको मिलता है कि बीजेपी की सत्ता आ गई, और चूंकि इनको भी दिखाना है कि देखो भाई मैं हिंदू संगठन हूं। आरएसएस तो हिंदू संगठन के नाम पर ही तो काम करती है, लेकिन हिंदू संगठन के नाम पे काम करना, हिंदू संगठन कहलाना और हिंदू संगठन होना, दोनों सब अलग अलग बातें हैं। तो चूंकि ये नाम मात्र की हिंदू पार्टी जब अगर बांग्लादेश में आ रही है तब हड़कंप मचा है, तो आप कल्पना करके देखिए कि कोई सही में अगर हिंदूवादी वहां पर मुख्यमंत्री बन जाता हो, जैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में है, तो आज का हड़कंप, जिसे कहते हैं कि विद इन 24 आवर्स दहशत में बदल जाएगा। फिर वहां मस्जिदों में संख्या कम होने लगेगी, क्योंकि बम कहीं फूटता है, धमाका कहीं और होता है। लेकिन आज ये बहुत ही खतरनाक बात है कि हमारे बीच 15 सालों से एक ऐसी मुख्यमंत्री एक राज्य को चलाती रही जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता हुआ उसकी सीमा हो, और वो पूरी तरह से विदेशी शक्तियों के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। और आप जरा देख लें ममता बनर्जी की हरकतें क्या बताती हैं। पिछले 15 वर्षों में और उसके बहुत पहले से भी क्या आइडियोलॉजी है ममता बनर्जी की, क्या किस चीज को लेके, जब भारत के हर कदम से, मैंने देश की प्रगति से लेकर के, देश की राष्ट्रीय अस्मिता से लेकर के, सांस्कृतिक धरोहर से लेकर के हर एक चीज में, अब मैं उसको अभी दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं वो फिर वीडियो बनाने में वो जोड़ना पड़ता है, तो मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैंने वो एक, क्या नाम है, न्यूज़ 24 का एक पत्रकार है राजीव रंजन करके, है तो वो कांग्रेसी का मतलब एंटी भारत है वो। लेकिन चूंकि अब आप माहौल क्या है के नाम पे दुनिया में घूमते हैं, तो उसकी एक मैंने वीडियो देखी जिसमें वो एक महिला से पूछ रहा है कि मैडम आपने वोट दे दिया। वो एकदम आंदोलित, आक्रोशित होकर के महिला कह रही हाँ दे दिया, और एकदम मतलब गुस्सा होके
आउट ऑफ, जैसे उसके प्रश्न को सुना नहीं और एकदम अलग से आउट, मतलब कुछ और ही बोलना शुरू कर दी। कितने दिनों तक इस तरह सहेंगे, बहुत हो गया, बहुत हो गया, हम अपने देश में जय श्री राम नहीं कह सकते हैं। तो फिर वो कहता, अच्छा जरा मैडम सुनिए सुनिए कुछ और। बोला क्या सुने, क्या अल्लाह अकबर बोले, और कह करके वो आगे बढ़ जाती है। कहने का मतलब हमारे देश में हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी ही धरती से, हमारे ही जो सांस्कृतिक धरोहर और पुरातन जो हमारी पहचान है, अस्मिता है, उसके फसल काटे जा रहे हैं, धरातल को कमजोर किया जा रहा है, धरती में ही विष की नदियां बहाई जा रही हैं कि कोई फसल ही ना उग सके। हड़कंप पहला कदम है, दहशत में आएगा बांग्लादेश। और जो गलती इंदिरा गांधी ने की थी 1971 में, उस गलती को सुधारने का सौभाग्य किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति को मिलेगा जब बांग्लादेश नाम का कोई राज्य, जैसे पूर्वी पाकिस्तान करके अब कोई राज्य नहीं रह गया, वैसे ही बांग्लादेश भी कोई राज्य नहीं रहेगा। आज भी देख लीजिए, वो जय बांग्ला कहते हैं, और राष्ट्रभक्ति के कोई भी, जो हम कह सकते हैं उद्घोषणा, नारा कहना उचित नहीं होगा, किसी भी उद्घोषणा से उनका कोई वास्ता नहीं होता है, और जय बांग्ला कहते हैं। जय बांग्ला किसने कहा था? शेख हसीना का जो अब्बा था मुजीबुर रहमान, जो 1946 के डायरेक्ट एक्शन में हिंदुओं के नरसंहार का दोषी नंबर 2 था, वो क्या कहते हैं, सुहरावर्दी के बाद, हुसैन सुहरावर्दी के साथ मिलकर के उसने लगाया था। और वो जो जय बांग्ला का नारा था वो बांग्लादेश के लिए था। उसी नारे को आज टीएमसी के प्रवक्ता हर चैनल पे जाके लगाते हैं, और किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल के किसी भी एंकर की ये हिम्मत नहीं होती है कि व्हाट नॉनसेंस आर यू सेइंग, सीधे रपट देना चाहिए, ये क्या जय बांग्ला लगा रखा है। और कहता कि क्या जय बांग्ला कहने से मैं कोई गलत काम कर रहा हूं, तो बताना चाहिए कि नहीं नहीं ये जय बांग्ला के, तुम जय पश्चिम बंगाल कहो ना, अगर तुमको इतना ही शौक है तो। जय बांग्ला क्यों कहते हो? क्योंकि जय बांग्ला जो है वो पश्चिम बंगाल का नारा है। लेकिन देखिए, ये सारी विडंबनाएं हमारे यहाँ हो रही हैं। लेकिन जो भी हो, एक बात तो तय है, परिवर्तन की लहर बीजेपी के माध्यम से ही सही शुरू हुई है। आने वाले समय में हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी के अंदर मुझे, मतलब मैं कुछ हद तक मैं उसके बॉडी लैंग्वेज से जो देख पाता हूँ, जितना भी मैंने अध्ययन किया, और कोई भी नेता शुभेंदु अधिकारी की तरह, जिसे कहते हैं ना कि एकदम वो बेचारा, थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो छल, उसके अंदर उतना छल नहीं है, उतना वो प्रपंची नहीं लगता व्यक्ति, जितने और लोग बड़ा नचा नचा करके बात करते हैं। यद्यपि वो टीएमसी से आया है, तो मैं आज भी कह रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी जो है, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि शुभेंदु अधिकारी जो है अगला हेमंता विश्व शर्मा हो सकता है। देखिए, आज के लिए, अभी के लिए मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा कि एक विदेशी प्लांट के जाने का समय आ गया है। उसके सिर्फ जाने की, जिसे कह सकते हैं कि खुशफुसाहट में, और बीजेपी के आने की आहट में ही जब हड़कंप मचा है, तो कोई ना कोई दहशत भी फैलाएगा। उसी दहशत की प्रतीक्षा में आज की वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।